Rahim friends, today we are going to discuss French Revolution. आज हम एक और रिवॉल्यूशन के बारे में डिस्कस करेंगे जिसको हम फ्रेंच रिवॉल्यूशन कहते हैं। अब ये बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, लाइक CSS के हवाले से, PMS है, जितने भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम है इसके हवाले से ये बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो होपफुली आपको समझ आएगी। तो ये है कि जो हमने पिछले वीडियो में जो था वो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, उससे पहले अमेरिकन रिवॉल्यूशन का वो हमने जिक्र किया। अब हम आते हैं फ्रेंच रिवॉल्यूशन पे। अब जो ये फ्रेंच रिवॉल्यूशन जो है, अब हम आते हैं कॉजेस पे। अब जो ये फ्रेंच रिवॉल्यूशन है इसके जो ड्यूरेशन है वो है 1789 से 1799 तक का है। अब हम आते हैं कॉजेस पे। नंबर फर्स्ट पे हमारे पास है सोशल इनइक्वालिटी। सोशल इनइक्वालिटी इसका मतलब ये है कि जो फ्रेंच में लोग थे, जो फ्रेंच की पॉपुलेशन थी, आबादी थी, वो 3 हिस्सों में डिवाइड की गई थी। उसमें 3 क्लासेस होते थे, मतलब जो लोग थे वहाँ पे जो फ्रेंच में, उसकी जो डिवीज़न थी वो 3 क्लास में हुई थी। उसमें नंबर फर्स्ट पे जो था वो था फर्स्ट, जिसको कहते थे फर्स्ट एस्टेट। सेकंड पे सेकंड एस्टेट, और तीसरा जो था वो उसको कहते थे थर्ड एस्टेट। इन 3 क्लासेस को मिला के इसको कहते थे एस्टेट जनरल। और इस जो सिस्टम था, इन 3 क्लासेस का जो सिस्टम था, इसको कहते थे एंशियन रिजीम। तो अब हम इस हर एक का वो जिक्र करेंगे कि फर्स्ट एस्टेट कौन लोग थे, सेकंड एस्टेट कौन लोग थे, और थर्ड एस्टेट कौन लोग थे। अब जो फर्स्ट एस्टेट था उसको कहते थे क्लर्जी, जो कि उसका जो ताल्लुक था वो चर्च से होता था। जिस तरह ये पादरी वगैरह, पॉप वगैरह, इस तरह के लोग उनको कहते थे क्लर्जी, जिसका तकरीबन जो पॉपुलेशन था वो अराउंड अबाउट 1 लाख था। और जो दूसरे नंबर पे जो सेकंड एस्टेट था उसका पॉपुलेशन जो था वो अराउंड अबाउट 4 लाख था। बाकी जो 98% का जो पॉपुलेशन था वो ताल्लुक़ रखता था थर्ड एस्टेट के साथ। उस वक्त ये जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन स्टार्ट होती है, मतलब 1789 में, उस वक्त जो फ्रेंच का टोटल पॉपुलेशन था वो था 24 मिलियन। तो फर्स्ट एस्टेट को क्लर्जी कहते थे, सेकंड एस्टेट को नोबेलिटी कहते थे, और जो थर्ड एस्टेट में कौन से लोग वो आते थे, लाइक लॉयर, मर्चेंट, इसके अलावा लेबर वगैरह, इसके अलावा जो किसान वगैरह होते थे, ये कौन से स्टेट में आते हैं, ये थर्ड स्टेट में आते हैं। अब आते हैं सेकंड कॉजेस पे। जो सेकंड कॉज है वो था टैक्स बर्डन ऑन थर्ड एस्टेट। जो थर्ड एस्टेट था उस पे टैक्स का बर्डन था। वो किस तरह टैक्स का बर्डन था? अगर हम टैक्स की बात करें तो टैक्स का वो सिस्टम इस तरह हुआ करता था फ्रेंच में कि जो फर्स्ट एस्टेट था, मतलब क्लर्जी, वो बिल्कुल टैक्स से एग्जेम्प्ट था, उसको मुस्तस्ना हासिल थी, वो टैक्स नहीं देते थे। बाकी ये भी था, वो एक तो ये था कि टैक्स भी नहीं देते थे, और दूसरी बात ये कि जो वो टोटल ज़मीन, उसका जो वो ऑनर थे वो तकरीबन 10%, टोटल ज़मीन का जो 10% ज़मीन था वो क्लर्जी का ही था। बाकी ये था कि जो टैक्स का जो एनुअल कलेक्शन थी उसका जो 10वां हिस्सा जो था वो भी क्लर्जी को देते थे। किसके नाम पे? ताकि वो चर्च को सपोर्ट करे। अब जो दूसरा एस्टेट था जिसको हम नोबेलिटी कहते हैं, वो भी टैक्स से एग्जेम्प्ट था, वो भी टैक्स नहीं देते थे। वो तकरीबन 25% जो लैंड था उसके ऑनर वो नोबेलिटी थे, वो भी टैक्स नहीं देते थे, और क्लर्जी भी टैक्स नहीं देते। तो जाहिर सी बात है जो टैक्स का बर्डन था वो सारा का सारा थर्ड एस्टेट पे आता था। वो थर्ड एस्टेट जो था वो पूरा का पूरा टैक्स वही देते थे। अब इसके बाद आते हैं थर्ड पे।
थर्ड जो काज था वो द राइज ऑफ बर्जुआसी। ये बर्जुआसी कौन थे? ये बर्जुआसी जो थे ये थर्ड स्टेट के लोग थे। थर्ड स्टेट के वो लोग जो कि थर्ड स्टेट में भी गरीब नहीं थे, जो अमीर लोग थे, लाइक लॉयर, मर्चेंट वगैरह, इस तरह के जो लोग थे ये पढ़े लिखे लोग थे। अब उठ गई, अब इन लोगों ने ये सोचना शुरू किया, और ये जो क्लर्जी और नोबेलिटी है ये तो मतलब काम भी नहीं करते और मजे से ये लोग कहते हैं, तो अब इस तरह नहीं हो सकता। ये अब जो फोर्थ पे आता है वो है आइडियाज पुट फॉरवर्ड बाय सम फिलोसोफर। अब कुछ ऐसे मतलब ये कि फिलोसोफर उठे, पॉलिटिकल थिंकर थे, जिन्होंने कुछ आइडियाज़ दिए, उन पे जाके वो बाद में लोगों ने वो सोचना शुरू किया, उनको फॉलो किया, तब भी जाके वो फ्रेंच रिवॉल्यूशन आया। उसमें नंबर 1 पे आता है जॉन लॉक। ये जॉन लॉक जो है उन्होंने एक आइडिया पेश किया, एक फ़लसफ़ा उसका ये था कि किंग बादशाह वो बनता है या हुकूमत वो शख्स कर सकता है या उनका हक है कि जिस पे वो हुकूमत करता है वो लोग उनसे खुश हो, वो लोग उनसे राज़ी हो। मैं के मतलब ऐसा बंदा वो हुकूमत करे या ऐसा बंदा हुकूमत में आए कि जो जिससे लोग नाखुश हो, तो ऐसा नहीं हो सकता। उसके अलावा जो दूसरा नंबर था वो रोज़िया, वो रोज़िया इस तरह कुछ वो पढ़ा जाता है। तो ये था इनका जो नज़रिया था, वो ये था कि ये जो था ये जो क्लास की मतलब वहाँ पे जो डिवीज़न था, जो पॉपुलेशन का जो डिवीज़न था, 3 स्टेट थे, ये इनके खिलाफ था कि ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा मतलब किस तरह हो सकता है कि आप मतलब एक को राइट्स देते हैं दूसरे को राइट्स नहीं देते हैं, ऐसा नहीं हो सकता। जो थर्ड नंबर पे आता है मोंटेस्को। मोंटेस्को था वो इसका ये नज़रिया था कि सेपरेशन ऑफ पावर होनी चाहिए, कि जो पावर्स है वो एक शख्स के पास नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर एक शख्स के पास वो पावर आती है तो वो जाहिर सी बात है वो करप्ट भी होगा, वो जो उसका मर्जी होगा वो करेगा। लिहाजा जो पावर्स है उसकी सेपरेशन होनी चाहिए, वो अलग अलग लोगों को देनी चाहिए ताकि वो एक दूसरे पे वो चेक एंड बैलेंस रखे। अब 5th पे आते हैं फाइनेंशियल क्राइसिस। फाइनेंशियल क्राइसिस इस तरह थी कि उस वक्त जो 1789 में जो फ्रेंच का हालत था वो बहुत खराब था। वो इस वजह से खराब था क्योंकि फ्रेंच ने पहले से कुछ ऐसे जंग में हिस्सा लिया था कि जिसकी वजह से उनको काफ़ी नुकसान उठाना पड़ा। लाइक जो 7 ईयर वॉर था फ्रेंच बिटवीन फ्रेंच एंड ब्रिटेन, ये जो वॉर था उसमें फ्रेंच ने एक तो ये था कि फ्रेंच लॉस कर गया, ब्रिटेन ने ये जीत ली, और दूसरी बात यह कि उस जंग में फ्रेंच ने अपने साथ स्वीडन को भी शामिल किया था, जो बाद में उन्होंने स्वीडन को 11 मिलियन कितने 11 मिलियन रिक्सलर्स, जो रिक्सलर जो था वो स्वीडन की करेंसी थी, वो 11 मिलियन रिक्सलर्स उन्होंने स्वीडन को पे किए। जो लॉ 16 है वो जब 1774 में एज अ किंग वो अपॉइंट होता है, तो उन्होंने फिर बाद में जाके अमेरिकन रिवोल्यूशनरी वॉर जो था उसमें हिस्सा लिया। क्यों हिस्सा लिया? वो क्योंकि अमेरिकन रिवोल्यूशनरी वॉर जो 13 कॉलोनीज ने लड़ी थी अगेंस्ट ब्रिटेन, तो लॉस 16 ने यह सोचा कि हम अमेरिका के साथ शामिल होते हैं और ब्रिटिश से अपना बदला ले लेंगे। लेकिन क्या हुआ कि अमेरिका ने जीत तो ली, मतलब अमेरिका ने जंग तो जीत ली, लेकिन उसमें भी फ्रेंच को काफ़ी नुकसान उठाना पड़ा, उसको कुछ हासिल न हुआ, उसको कुछ नहीं मिला। उसमें भी जो फ्रेंच था उसका जो अखराजात थे, जो जंग में उन्होंने पैसे खर्च किए, वो तकरीबन 1.066 मिलियन लेवरीज उसका वो खर्चा आया था। तो ये आप अंदाज़ा वो कर सकते हैं कि फ्रेंच उस वक्त कितनी फाइनेंशियल क्राइसिस वो गुज़र रहा था। तो ये भी एक बड़ी वजह थी जिसकी वजह से लोगों में गम गुस्सा वो टूट पड़ा कि ऐसा मतलब किस तरह हो सकता है, हम दिन ब दिन गरीब होते जा रहे हैं।
उसके अलावा जो 6 पे आता है वो ड्रास्टिक वेदर एंड पुअर हार्वेस्ट। इस तरह होता है कि वहाँ पे जो फ्रेंच था उसमें एक कहत साली आती है, एक कहत टूट पड़ता है, जिसकी वजह से ये होता है कि वहाँ पे जो ज़मींदार वगैरह होते हैं, जो लोग मतलब किसान वगैरह होते हैं, वो उनकी जो फसल वगैरह होती है वो भी चली जाती है, वो नहीं वो होती। तो जिसकी वजह से वहाँ पे एक बड़ी सी कहत साली आती है। तो लोग जो किसान होते हैं वो ये कोशिश करते हैं कि किस तरह इस कहत साली से निकल जाए, लेकिन आखिर में वो तंग आके उन्होंने किंग के खिलाफ वो बगावत शुरू कर दी। ये भी एक मेन पॉइंट था। अब इसके बाद 7 पे आते हैं द राइज एंड द प्राइस ऑफ ब्रीड। जाहिर सी बात है जब कहत साली आई तो गंदम जो अनाज वगैरह था वो कम वो पड़ा, तो उसकी वजह से जो रोटी की जो प्राइस थी, कीमत थी, वो बढ़ने लगी। उसके अलावा 8 नंबर पे इनफेक्टिव लीडरशिप ऑफ लाउस 15 एंड लाउस 16। ये जो दो किंग थे, ये इसकी जो लीडरशिप क्वालिटी थी उसमें मतलब बहुत कम क्वालिटी थी, वो एज आ लीडरशिप वो नहीं वो परफॉर्म कर सकते। अब इसके अलावा 9 पे जब आते हैं पार्लियामेंट सक्सेसफुली अपोजिशन टू रिफॉर्म्स। अब उस वक्त ये हुआ वो होता था कि जो फ्रेंच में जो पार्लियामेंट थी वो इस तरह नहीं होता था जिस तरह लेजिस्लेटिव असेंबली। उसमें ये होता था प्रोविंशियल एपेलेट कोर्ट, जो कि उसमें मिनिस्टर होते थे और उसका जो जज था वो अपॉइंट करता था किंग, और वो भी कौन से स्टेट से वो अपॉइंट करते थे, वो नोबेलिटी से वो अपॉइंट करते थे। एक दफ़ा मतलब कोई वो जज अपॉइंट होता था, तो जब बाद में अगर वो चला भी जाता तो उसका बेटा इस तरह वगैरह वो अपॉइंट होते थे। तो जो भी मतलब रिफॉर्म्स वगैरह आते थे तो वो उसको, जाहिर सी बात है किंग अगर नहीं चाहते थे तो वो उसको पास नहीं कर सकते थे, तो उस रिफॉर्म्स को वो अपोज करते थे। सपोज अगर कोई थर्ड स्टेट वाले या कोई और मिनिस्टर कोई टैक्सेशन के हवाले से कोई रिफॉर्म्स लाना चाहते थे तो वो उसको उन्होंने वो एक्सेप्ट नहीं करना था, क्योंकि ये हुआ कि कुछ मिनिस्टर ने किंग को ये मशवरा दिया कि मतलब एक मीटिंग बुला ली जाए तीनों स्टेट की, उसमें हमें ये करना चाहिए, क्योंकि उस वक्त ये फाइनेंशियल क्राइसिस चल रहे थे। तो उन्होंने कहा वो मिनिस्टर ने किंग को कि इस तरह करें कि जो नोबेलिटी के लोग हैं उन पे भी आप टैक्स लागू करें, ताकि उनसे भी टैक्स कलेक्ट करके ये हमारे मुल्क का जो फाइनेंशियल क्राइसिस है ये कुछ हद तक कम हो जाए, ताकि वो लोग जो है उसका जो गम गुस्सा है वो कम करना पड़े। तो ये भी एक बड़ी रीज़न थी कि जो वहाँ पे जो पार्लियामेंट के जो जज थे वो उस रिफॉर्म्स को उन्होंने अपोज किया, क्योंकि वो नोबेलिटी थे। वो उन्होंने ये सोचा कि अगर इस तरह रिफॉर्म्स आ गए तो हमें भी टैक्स पे करना पड़ेगा, तो लिहाजा ऐसा नहीं हो सकता। वो ये बस यही समझते थे कि हम बस आराम से खाए पिए, हम न कोई टैक्स दे न कोई और काम करे। तो इस पे ये हुआ कि उसके अलावा लास्ट पे ये आता है कि एक्स्ट्रा वेजेंट लाइफ स्टाइल ऑफ द किंग लाउ 16। जो किंग लाउ 16 था उसका वो क्या था, वो एक फजूल खर्च आदमी था, वो अयाशों में वो मशगूल था, अपने आराम व अयाशों में, उसके साथ आवाम का कोई वो सोच वगैरह नहीं था, न कोई फिक्र थी। तो अब आते हैं कुछ ऐसे इवेंट्स, ये तो कुछ जनरल कॉजेज़ थे। अब जो प्रैक्टिकल ये रिवॉल्यूशन स्टार्ट होता है उसकी तरफ हम आते हैं। अब ये हुआ कि मई 5 में, जो मई 5 1789 में किंग ने एक मीटिंग बुला ली तीनों स्टेट की। किस लिए बुलाई? ताकि हम टैक्सेशन पे बात करें, क्योंकि जो फाइनेंशियल क्राइसिस चल रहे थे उसको हैंडल कर सके। वो जो मिनिस्टर ने उनको मशवरा दिया था, तो उसमें तीनों स्टेट वो मीटिंग में आए। वो मीटिंग इससे पहले कब हुई थी तीनों स्टेट की? वो 1614 में हुई, और अब जाके वो कब होती है? 1789 में। तो आप ये अंदाज़ा कर सकते हैं कि इतने अरसे के बाद अब मीटिंग हो रही है। अब क्या हुआ कि जो जून 20 1789 में उन्होंने ये किया
के जो 500 प्लस मेंबर्स जो थर्ड स्टेट के थे, किंग ने उनको अंदर मीटिंग का जो रूम था उसमें जो हॉल था पैलेस ऑफ वर्साइल में, उसमें उनको बंद कर दिया ताकि बाहर से जो मतलब वो बाहर ना आए। तो वहाँ पे जो 500 प्लस मेंबर थर्ड स्टेट के लोग थे वो आगे जाके उन्होंने अपने आप को क्या कहा, नेशनल असेंबली, और उन्होंने वहाँ पे एक ओथ, एक हलफ लिया अपने आप से, जिसको कहते हैं द टेनिस कोर्ट ओथ, जिसको कहते हैं द टेनिस कोर्ट ओथ। अब इसके बाद क्या होता है कि रिवोल्यूशनरी वायलेंस शुरू होती है अगेंस्ट किंग, अगेंस्ट नोबिलिटी, अगेंस्ट क्लर्जी। वो क्या करते हैं, वहाँ पे दो ग्रुप्स आते हैं, एक ग्रुप्स का नाम होता है जैकोबिन्स और दूसरे का नाम होता है जेरोंडेंस। जो जैकोबिन्स होते हैं वो रेडिकल रिवोल्यूशनरीज होती है जो रिवोल्यूशन को सपोर्ट करते थे। अब जो जेरोंडेंस थे वो थे लिबरल्स लोग, वो लिबरल्स लोग थे। अब जो जैकोबिन्स थे वो थर्ड स्टेट से लोग उठ खड़े हुए। वो क्या हुआ कि उन्होंने ये क्या, अब ये हुआ कि जुलाई 14 1789 में किंग ने थ्रेटन किया, वो नेशनल असेंबली के जो लीडर थे उनको अरेस्ट किया और एक जेल में डाल दिया। वो जेल का नाम था बस्तिल। वो बस्तिल पहले एक किला था, एक फोर्ट था जिसको उन्होंने जेल के तौर पर वो इस्तेमाल करते थे। उसमें वो नेशनल असेंबली के जो लीडर थे उसमें उनको डाल दिया। अब क्या हुआ, जो जैकोबिन्स थे उन्होंने अटैक किया वो बस्तिल पे, उसको आग लगा दी ताकि वो अपने लीडर्स को रिहा करें। तो ये स्टार्ट होती है अब जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन है इसकी ऑफिशियली स्टार्ट होती है यहाँ से। वो ऑफिशियली यहाँ से फ्रेंच रिवॉल्यूशन स्टार्ट होता है क्योंकि लोग उठ खड़े हुए थे, लोगों में डर, वो खौफ वगैरह ख़त्म हुआ था अगेंस्ट किंग। अब होता यह है कि अगस्त 1789 में वो जो नेशनल असेंबली है वो एक डॉक्यूमेंट साइन करती है, एक डॉक्यूमेंट पास करती है जिसकी हिस्ट्री में बहुत इम्पोर्टेंस है। लाइक जिस तरह यूएस हिस्ट्री में मैग्ना कार्टा का जो इम्पोर्टेंस है, उसी तरह फ्रेंच रिवॉल्यूशन में ये इस डॉक्यूमेंट की बहुत इम्पोर्टेंस है। ये डॉक्यूमेंट क्या थी, ये डॉक्यूमेंट थी द डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ मैन एंड द सिटीजन एंड 1789 में। ये हुआ कि पहले तो ये थे कि थर्ड स्टेट के जो लोग थे उसको कोई राइट्स नहीं दी जाती थी फ्रॉम नोबिलिटीज, फ्रॉम क्लर्जी, उसकी तरफ से वो कोई राइट्स वो नहीं, जो बेसिक फंडामेंटल राइट्स होते थे वो नहीं दिए जाते थे। अब ये हुआ कि जो नेशनल असेंबली है उन्होंने क्या ऐलान की कि अब इसके बाद जो लोग हैं उनको अपनी फंडामेंटल राइट्स मिलेगी। ये जो डॉक्यूमेंट था ये मुश्तमिल था 17 आर्टिकल्स पर। इन 17 आर्टिकल में मतलब हर आर्टिकल में डिफरेंट राइट्स वो डिस्क्राइब किए गए थे। लाइक अब हम पढ़ेंगे कि वो कौन से राइट्स थे, लाइक नेचुरल राइट्स, फ्रीडम ऑफ स्पीच, ऑल मैन आर इक्वल बिफोर द लॉ, नो ग्रुप शुड बी एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्सेशन। ये मेन पॉइंट थी कि अब कोई भी ग्रुप, चाहे वो फर्स्ट स्टेट हो, सेकंड स्टेट हो, थर्ड स्टेट हो, वो कोई भी किसी को भी टैक्सेशन से इस्तिस्ना हासिल नहीं होगा, बल्कि सारे वो टैक्स पे करेंगे। इसके अलावा जो सोशल स्टेटस है वो कभी भी दौलत पे वो बेस नहीं करेगी, बल्कि ऑन मेरिट बेस करेगी। ये इसमें यहाँ पे एक बात ये आप याद रखिए कि यहाँ पे जो वुमेन है उसको एक्सक्लूड किया गया था इन राइट्स में। इन राइट्स से वुमेन्स और जो स्लेव थे उनको ये हक नहीं दी गई थी, क्योंकि जो वुमेन है उनको काफ़ी देर तक वो कोई राइट्स वगैरह वो लोग नहीं देते थे। अब अक्टूबर 5 1789 में क्या हुआ, क्योंकि वुमेन थे वो उसमें गम गुस्सा टूट पड़ा
कि हमें क्यों इन राइट से वो एक्सक्लूड किया गया। तो उनको कोई वो खबर वगैरह मिली कि पैलेस ऑफ वर्साइल में कोई बड़ी तकरीब हो रही है, उसमें बादशाह है, उसकी जो मलका है वो भी है, बहुत बड़ी तकरीब है, खाना वगैरह सब कुछ वहाँ पे वो मिलता है। तो उन्होंने वो बहुत सारे औरतें इकट्ठे होके उन्होंने पैलेस ऑफ वर्साइल पर अटैक की। उनका ये कोशिश था कि हम किंग को भी मारेंगे और सारा खाना वगैरह भी वो भी लेके जाएंगे। लेकिन वहाँ पे जब वो गए तो न कोई किंग था, वो अफवाह जो थी वो झूठी थी। तो उन्होंने वो अटैक की, लेकिन वो जो किंग और उसकी मलका थी वो उन्होंने वो पकड़ नहीं लिए। अब ये हुआ कि जो नेशनल कन्वेंशन असेंबली जो उस दौर का वो था, उसमें वुमेन ने एक पिटीशन दायर की। उस पिटीशन का नाम क्या था? डिमांडेड इक्वल राइट्स। उन्होंने भी वो 17 आर्टिकल वो लाइक जिस तरह वो मैन के लिए 17 आर्टिकल्स थे, वो जहाँ पे मैन का वो लफ्ज़ लिखा था उन्होंने वो बिठा के वहाँ पे वुमेन्स का नाम लिख दिया और 17 आर्टिकल्स वहाँ पे पेश किए कि हमें भी इस तरह राइट दिए जाए। लेकिन क्या हुआ कि उनको वो रिजेक्ट कर दिया गया, वो नहीं माने। अब ये होता है सितंबर 1791 में क्या होता है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली जो नेशनल असेंबली है वो एबॉलिश होती है, उसकी जगह वो न्यू असेंबली आती है, लेजिस्लेटिव असेंबली। लेकिन ये जो लेजिस्लेटिव असेंबली है ये 1 साल भी नहीं चली, फिर बाद में वो भी टूटी। अब ये होता है कि इस लेजिस्लेटिव असेंबली में इन्होंने ये किया कि जो किंग का जो स्टेट था वो रिस्टोर किया गया, लेकिन जो किंग के जो पावर थे उसको लिमिट किए, उसके मतलब वो ज़्यादा पावर उनको नहीं दिए गए। लेकिन इसमें ये हुआ कि जो किंग था वो साथ ही साथ उन्होंने ये किया कि बाकी जो यूरोपियन कंट्री थे उनके जो बादशाह थे उनके साथ खुफिया मीटिंग उन्होंने अरेंज की ताकि वो फ्रेंच रिवॉल्यूशन के खिलाफ कुछ इकदाम करे और उनको पहली वाली पोजीशन दोबारा मिले। तो जब ये जैकोबिन्स को पता चला कि ये जो किंग है वो इस तरह के मीटिंग कर रहे हैं, तो उन्होंने वो किंग को अरेस्ट किया और उनको एग्जीक्यूट किया। उस वक्त ये होता था कि वहाँ पे फ्रेंच में एक मशीन थी जिसका नाम था ग्योलोटेन। वो एक मशीन थी, इस तरह मशीन थी कि जिसमें लोगों को वो फांसी दी जाती थी। अब ये ग्योलोटेन जो मशीन था इसका अब ये स्क्रीन पे भी देख सकते हैं, जो इस तरह का वो मशीन था कि जिसमें आप देख सकते हैं कि एक ब्लेड वगैरह सा लगा हुआ है जो कि बहुत तेज़ी से नीचे आके वो बहुत जल्दी ही वो बंदे का सार वो काटते थे। ये आइडिया बेसिकली एक डॉक्टर ने दिया था। वो ये था कि वो एक डॉक्टर ने ये मशवरा दिया था कि सपोज़ अगर किसी बंदे को आप फांसी देते हैं, अगर वो उसको पहले झटके में वो नहीं मरा तो जब दूसरे या तीसरे में वो मरता है तो उसको काफ़ी तकलीफ पहुंचती है। तो इस वजह से उन्होंने ये ग्योलोटिन जो मशीन है इसका उन्होंने आइडिया दिया कि इसमें इस तरह होता है कि वो फौरन वो बंदा मरता है। तो ये अब जो किंग था इसको इसमें एग्जीक्यूट किया, उसको फांसी दी गई 1793 में। अब इसके अलावा ये होता है कि जब ये अमल बाकी ममालिक जो यूरोपियन कंट्री थे लाइक ब्रिटेन, डच, स्पेन वगैरह, इन्होंने जब इस तरह के जो अमल वगैरह ये देखे तो वो लोग डर गए कि अगर हमने फ्रेंच के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया तो हो सकता है कि ये हमारे साथ भी इस तरह हो जाए। तो ये हुआ कि उन्होंने फिर फ्रेंच के खिलाफ मुजाहिमत शुरू की। द नेशनल कन्वेंशन, ये जो नेशनल कन्वेंशन था इसका ड्यूरेशन था 1792 से 1795 तक। अब इस गवर्नमेंट में क्या हुआ, इस गवर्नमेंट में कुछ अहम बातें थी कि जिसमें जो मोनार्की थी वो एबॉलिश कर दी गई और ट्रू रिपब्लिक का जो निज़ाम था वो लाया गया। इसके अलावा
एक स्मॉल ग्रुप उन्होंने बनाई जिसका नाम उन्होंने दे दी कमेटी ऑफ पब्लिक सेफ्टी। अब लोग ये सोचेंगे कि जो कमेटी ऑफ पब्लिक सेफ्टी है ये शायद कोई अच्छी कमेटी थी, लोगों की मतलब हिदमत करना, लोगों की मतलब राइट का ख्याल रखना, लेकिन नहीं, ये जो छोटी सी कमेटी थी पूरा गवर्नमेंट का जो कंट्रोल था ये इस कमेटी के पास था, और इस कमेटी ने कुछ मेजर डिसीजन ले लिए जिसकी वजह से बाद में जो लोग थे वो इनसे खौफज़दा हो गए। ये लोग जिसमें ज़्यादातर लोग कौन थे इस कमेटी में, जैकोबिन्स थे। अब क्या होता है कि वहाँ पे एक लीडर आता है जिसका नाम था मैक्सिमिलियन रॉबस्पेयर। ये जैकोबिन्स के लीडर था जो बहुत एक्सट्रीमिस्ट था, जिन्होंने कुछ ऐसे वो इक़दामात के जैसे लोगों में खौफ व हिरासत फैल गई। उन्होंने ये किया कि जब भी ये कमेटी को पता चलता था कि कोई शख्स रिवॉल्यूशन के खिलाफ मतलब या बोलता है या कुछ लिखता है या आवाज़ उठाता है तो फ़ौरन उसको वो एग्जीक्यूट करते, मतलब उसको फांसी वो देते थे। तो अराउंड अबाउट 16,000 लोगों को रॉबस्पेयर ने एग्जीक्यूट किया। तो ये बहुत ही एक्सट्रीमिस्ट बंदा था, और जितनी भी चर्च वगैरह वो थे उन्होंने वो सारे बंद कर दिए। इसके बाद ये होता है कि इस दौर में ये जो 1792 से 1795 तक का दौर था, जो नेशनल कन्वेंशन का दौर था, इसमें इन लोगों ने क्या किया कि जो कैलेंडर था, जो पहला कैलेंडर था ग्रेगोरियन का, उन्होंने वो ख़त्म कर दिया। अब जो न्यू कैलेंडर आया था उसमें इस तरह होता था कि जो दिन था वो 10 घंटे का होता था, और जो 1 घंटा था उसमें 100 मिनट्स थे। वो एक हफ्ते में 10 दिन हुआ करते थे। लेकिन बाद में ये कैलेंडर भी इसके बाद जब इसका वो दौर ख़त्म होता है तो इसके बाद ये कैलेंडर भी ख़त्म होता है। अब इसके अलावा ये होता है कि जो लोग थे वो इस जैकोबिन से बहुत खौफज़दा हुए। अब इन लोगों ने ये किया कि जो जैकोबिन्स थे, जो बाकी लोग थे, उन्होंने जैकोबिन्स को बैन किया, और जो न्यू गवर्नमेंट जो आई वो जेरोंडेंस की आई, जो कि बाद में उन्होंने वो गवर्नमेंट का नाम क्या दिया, द डायरेक्टरी। उसका नाम क्या द डायरेक्टरी, जो कि 1795 से 1799 तक उसका ड्यूरेशन होता है। अब ये होता है इस गवर्नमेंट में कौन से लोग होते हैं। इस गवर्नमेंट में जो थर्ड स्टेट के जो मिडिल क्लास के लोग थे, जिस तरह मर्चेंट, लॉयर वगैरह जो पढ़े लिखे लोग थे, इस गवर्नमेंट में वो लोग शामिल थे। इस गवर्नमेंट ने कुछ ऐसे स्टेप्स उठाए जो कि बाकी गवर्नमेंट से बिल्कुल मुख्तलिफ थी। अब इन लोगों ने ये कहा कि जिसके पास प्रॉपर्टी है वो राइट टू वोट का हक रखता है, जिसके पास प्रॉपर्टी नहीं है वो वोट नहीं दे सकता। इसके अलावा इस गवर्नमेंट में बाई कैमलर लेजिस्लेचर का वो बुनियाद भी रखी गई कि जिसमें 2 हाउसेस होते थे। इसके अलावा इस गवर्नमेंट ने 5 डायरेक्टर्स मुंतखब किए, 5 डायरेक्टर्स इस्टेब्लिश की एग्जीक्यूटिव बॉडी में। अब इन लोगों ने ये सोच लिया कि जो 5 डायरेक्टर्स है वो एक दूसरे पे चेक्स एंड बैलेंस रखेंगे और ये गवर्नमेंट चलेगी आगे। तो ये 5 डायरेक्टर्स इनका मकसद ये था टू अवॉइड डिक्टेटरशिप लाइक रॉबस्पेयर। अब इसके बाद क्या होता है कि इसके बाद भी एक और गवर्नमेंट आती है, वो होती है नेपोलियन बोनापार्टी की। अब नेपोलियन कौन था? ये नेपोलियन जो था ये फ्रेंच आर्मी का कमांडर था। 30 ईयर इसका एज थी, यंग जवान था, लेकिन काफ़ी वो बहादुर वो था। इन्होंने ये किया उस वक्त जो इटली वगैरह, ऑस्ट्रिया, प्रशिया वगैरह के साथ जो जंग लड़ी जा रही थी फ्रेंच की, उसमें उन्होंने काफ़ी विक्ट्रीज हासिल की। तो उस बिना पे लोगों में ये काफ़ी फेमस हुआ।
अब इन्होंने एक गवर्नमेंट बना ली 1799 में, जो कि बाद में 1804 तक वो चली जाती है, कंसोलेट। अब ये हुआ कि जो कंसोलेट था इसमें उन्होंने ये क्या कि 3 काउंसिल बनाई, और जो फर्स्ट काउंसिल था वो अपने आप को उन्होंने कहा कि मैं फर्स्ट काउंसिल हूँ। और आगे जाके उन्होंने क्या किया, 1804 में उन्होंने अपने आप को एम्पेयर ऑफ द फ्रेंच का लक़ब दिया कि मैं अब से फ्रेंच का बादशाह हूँ। अगर हम पूरे इस रिवॉल्यूशन को देखें तो पहले वो मोनार्की थी, अब क्या है, डिक्टेटरशिप। लेकिन अब हम कुछ इसकी ऐसे चेंजेस देखते हैं कि क्या इस रिवॉल्यूशन ने फ्रेंच हिस्ट्री पे कोई असर भी डाला या नहीं। इसमें यह है कि पहले एब्सोल्यूट मोनार्की थी, अब जो है मिलिट्री डिक्टेटरशिप है। इसके अलावा चर्च जो थे वो अब नेपोलियन ने रिस्टोर कर दिए। उसका ये मानना था कि जो सपोज़ गरीब लोग हैं वो मज़हब की तरफ उनकी रुझान ज़्यादा होती है, तो इस वजह से जो लोग थे उसके दिलों में भी नेपोलियन के लिए इज़्ज़त बढ़ गई, तो वो चर्च उन्होंने रिस्टोर कर दिए। इसके अलावा जो नोबेलिटी थे वो दोबारा फ्रांस में आ गए, क्योंकि पहले वो तो चले गए थे बाहर मुल्कों में। वो उसकी जो रॉबस्फेयर इस तरह के लोगों की खौफ की वजह से वो बॉर्बन मोनार्की थी वो भी रिस्टोर हो गई 1815 में। बॉर्बन जो लउस के जो ख़ानदान थे, डायनेस्टी, इनसे वो इनका बिलोंग था। आगे जाके जो 1815 में उन्होंने फिर नेपोलियन को अरेस्ट किया और उसको जेल में डाल दिया। फिर लउस 17 आगे वो किंग बनता है। अब इसके अलावा जो वुमेन और जो स्लेव की कंडीशन थी वो वैसी ही वैसी रही, उसको अभी तक वो राइट कोई वगैरह नहीं मिला। इसके अलावा जो फार्मर जो वर्क करते हैं, लाइक जिस तरह ये किसान वगैरह, उनकी हालत भी कुछ हाथ तक नहीं बदली। अब हम बात करते हैं इसके कुछ पॉजिटिव एस्पेक्ट की, मतलब जो पूरे रेवोल्यूशन है इसकी कुछ पॉजिटिव एस्पेक्ट की हम बात करते हैं। इसकी पॉजिटिव एस्पेक्ट ये थी कि कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की आई थी। क्या आई थी? कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की तो थी लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल थी। जो किंग के पावर्स थे वो उनको लिमिट कर दिया गया। इसके अलावा जो पावर ऑफ नोबेलिटी थी या फ्यूडलिज्म था वो मुकम्मल तौर पर वो ख़त्म कर दिया गया। तो होपफुली आपको ये फ्रेंच रेवोल्यूशन समझ आई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।